प्रिय विद्यार्थियों, दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों पर अभी हमारा टॉपिक चल रहा है। और सामाजिक तथ्यों की अगर इन सारी क्लिप्स को हम देखें तो दुर्खिम का जो सामाजिक तथ्य है वो समाजशास्त्री पद्धति के नियम जो उनकी पुस्तक था उसमें उन्होंने दिया था। और मूलभूत उनका जो विचार था सामाजिक तथ्यों के बारे में वो यही था कि समाजशास्त्र को अगर एक अलग विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित करना है और उसको अगर आगे बढ़ाना है तो हमें उसकी एक अलग से शैली विकसित करनी पड़ेगी, अध्ययन शैली। उसकी अध्ययन वस्तु के साथ साथ अध्ययन शैली, अध्ययन पद्धति भी विकसित करनी पड़ेगी। और उसी में उन्होंने सामाजिक तथ्यों को प्रमुख अध्ययन पद्धति के रूप में माना था। अब अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं पर हम बात कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो आता है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम। यहाँ मैं इसको थोड़ा स्पष्ट और इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम जो आपके पास पुस्तक अवेलेबल है गुप्ता शर्मा की, नई पुस्तक में भी उन्होंने उसको बहुत स्पष्ट पॉइंटों के रूप में या बिंदुओं के रूप में व्यक्त नहीं किया है, और मैंने यहाँ पर उसको एक बिंदुओं के रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया है ताकि अगर छोटा प्रश्न कोई बनता है या बड़ा प्रश्न कोई बनता है तो आप केवल बिंदुओं के आधार पर ही उसका वर्णन करने में सक्षम हो पाए। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम की आवश्यकता पड़ती क्यों है, सबसे पहली बात तो ये है। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम यानी कि सामाजिक तथ्य कौन से हैं और कौन से सामाजिक तथ्य नहीं हैं। क्योंकि सामाजिक तथ्यों के बारे में दुर्खिम ने कहा था कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के वो तरीके हैं जो किसी भी निर्दिष्ट समाज में सर्वत्र सामान्य तौर पर पाए जाते हैं, जो व्यक्ति पर एक विशेष प्रकार से कार्य करने के लिए दबाव डालते हैं और जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र या परे उनका अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। काम करने का तरीका स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। अधिकांश लोगों द्वारा अपनाया जा सकता है, कुछ लोगों द्वारा भी अपनाया जा सकता है। और मैंने आज तक जो भी आपको उदाहरण दिए इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें भारत के संदर्भ में उदाहरण दिए हैं। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में हमें काफ़ी कुछ जानकारी है, तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारा सामाजिक तथ्य है, यानी कि ये कार्य करने के तरीके जो है सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत आते हैं और ये सामाजिक तथ्यों में नहीं आते। जब हम सामाजिक तथ्यों के प्रकारों की बात करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरी संस्कृति के बारे में जब भी बात आती है, अन्य संस्कृतियों के बारे में जब भी बात आती है, हम अपना पक्ष रख देते हैं कि सर ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई होता है क्या, ऐसा कोई चलता है क्या, या काम करने का तरीका उनका बिल्कुल गलत है सर, वो तो हमारे से बिल्कुल विपरीत है। अब जैसे भारत में एक बहुत प्रचलित अवधारणा है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मिला जुला हमें संगम देखने को मिलता है और एक बहुत सुंदर संस्कृति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तथापि कई लोग कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर या किन्हीं कारणों से ग्रसित होकर दोनों ही तरफ ये मान के चलते हैं कि साहब ये तो हमारे से बिल्कुल उल्टा काम करते हैं, कि हम ऐसे काम करते तो वो ऐसे काम करते हैं, हम ऐसे हाथ जोड़ते तो वो ऐसे करते हैं, हम ऐसे बैठते तो वो ऐसे बैठते हैं। ये जो बात है इसको समझने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम किसी भी संस्कृति को, किसी भी समाज के कार्य करने के तरीकों को सिर्फ इसलिए उसकी आलोचना कर दे, केवल इसलिए उनको कर दे कि वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो ठीक बात नहीं। तो उसके मूलभूत विचारों को हमें समझना पड़ेगा। और ये तो भारत की बात हुई। हम किसी ऐसे समाज में चले जाएं जहाँ के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते हैं और वहाँ हमें अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे मानव शास्त्रियों को विभिन्न जनजातियों में जाना पड़ा, वहाँ जाकर उन्होंने अध्ययन किया, या कई भारतीय क्षेत्रों का जो अध्ययन किया वो बाहरी विद्वानों ने आकर किया था। जैसे हट्टन और जिले ने आकर 15 वर्ष तक वो जाति के ऊपर अध्ययन किया, या जब मैक्स वेबर की बात आई तो मैक्स वेबर ने भारत में आकर अपने पूंजीवादी सिद्धांत के ऊपर, भारतीय धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म पर भी उन्होंने अध्ययन किया। और अक्सर उनके ऊपर ये आरोप लगा बाद में कि वो भारतीय हिंदू दर्शन को समझ नहीं पाए, धर्म को समझ नहीं पाए। इसलिए उन्होंने कह दिया कि भारतीय हिंदू धर्म जो है उसकी वजह से, जिसको सनातन धर्म कहते हैं हम, हिंदू धर्म तो बहुत बाद में आया था, पहले मूल रूप से उसको सनातन धर्म कहते थे। तो सनातन धर्म की वजह से भारत में पूंजीवाद का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि वो उस चीज़ को वो समझ नहीं पाए थे। और जिसका कि प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने भी खंडन किया था। तो इस रूप में अगर हम देखें
तो किसी ऐसे समाज में अगर हम चले जाएं जिसकी संस्कृति के बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसकी कार्य करने के तौर तरीकों के बारे में हम नहीं जानते, उनकी परंपराओं के बारे में नहीं जानते हैं, वहाँ पर हम किनको सामाजिक तथ्य कहें और किनको सामाजिक तथ्य नहीं कहें, इसके लिए सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के एक नियम, यानी कुछ बिंदुओं का अगर आधार पर हम देखेंगे वहाँ पर कार्य करने के तरीकों को, सोचने के तरीके को, अनुभव करने के तरीके को, तो हमें समझ में आ जाएगा कि किसे हमें सामाजिक तथ्य मानना चाहिए और किसे सामाजिक तथ्य नहीं मानना चाहिए। उसी में सबसे पहला बिंदु है, सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझा जाना चाहिए। जहां तक वस्तु का सवाल है, वस्तु का प्रश्न है, अगर ये क्लास होती तो मैं ब्लैक बोर्ड पे बहुत अच्छे से इसको समझा पाता, लेकिन अभी भी आप इसको, मैं चाहूँगा कि आप पेन कॉपी लेकर बैठें और मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा नोट डाउन करें, उसको थोड़ा सा लिख लें। सामाजिक तत्वों को, वस्तुओं के, वस्तु क्या है? वस्तु जो स्वतः स्पष्ट है, जिसको दिखाई देती है, जिसको देखने की हम देख सकते हैं, जिसको उस रूप में अगर हम देखें तो वो वस्तु है। लेकिन दुर्खिम ने यहां पर वस्तु के बारे में थोड़ा अलग अलग बातें कही। कहीं पर दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को उन वस्तुओं की तरह माना जाना चाहिए जिनको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कहीं पर दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को उन वस्तुओं की तरह माना जाना चाहिए जिनको कि बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव के आधार पर जाना जा सकता है। कई जगहों पर सामाजिक तथ्यों के बारे में दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों की उन वस्तुओं को माना जाना चाहिए जिसके कुछ भागों को तो हम अनुभव के आधार पर समझ सकते हैं, कुछ भागों को हम देखने के आधार पर समझ सकते हैं। तो अलग अलग 3-4 बिंदुओं के आधार पर उन्होंने सामाजिक तथ्यों को समझाने, एक वस्तु के रूप में उन्होंने उसकी विशेषता को समझाने का प्रयास किया। अब कंफ्यूजन यहां पर यह आता है, सबसे बड़ी असमंजसता की स्थिति यहां पर यह बनती है कि सर हम माने किसको? कहीं वो कहते हैं कि सामाजिक तथ्य ऐसे वस्तु है जिसको एक अलग, जो स्पष्ट नहीं है उसके रूप में उसको देखना चाहिए, या स्वतः स्पष्ट उस रूप में देखना चाहिए। तो इसका मूलभूत कारण यह है कि सामाजिक तथ्य जो है वो क्या है? समाज में कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके। अगर हम किसी एक ही अर्थ को समझ जाएं कि सामाजिक तथ्य वो है जो पूर्णतः स्पष्ट है, जिनको खुली आंखों से देखा जा सकता है या केवल अनुभव के आधार पर जाना जा सकता है, अगर किसी एक बिंदु को लेकर हम बात करेंगे तो सभी समाजों के अपने सामाजिक तथ्य होते हैं। सामाजिक तथ्यों में सामाजिकता होती है, यानी कि हमने विशेषताओं पर बात की थी और यहां पर आज मैं विशेषताओं का पॉइंट ले भी रहा हूं। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ये, इनकी जो सामाजिक उत्पत्ति होती है ये समाज के साथ में बदलते रहते हैं। तो हर समाज का अपना सामाजिक तथ्य हो सकता है। कुछ बातों को हम अनुभव के आधार पर समझ सकते हैं, कुछ बातों को हम वस्तुस्थिति देखकर समझ सकते हैं, कुछ बातों में दोनों ही बातें साथ में हो सकती हैं। तो अलग अलग रूपों में हम सामाजिक तथ्यों को समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, उसमें भाई बहन का जो त्यौहार भारत के संदर्भ में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। रक्षा सूत्र बांधा जाता है, क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसको बाहरी तौर पर तो देखा जा सकता है, लेकिन एक बहन के प्रति एक भाई की क्या भावना होती है उसको केवल समझा जा सकता है, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। या जो मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि भारत में पति पत्नी के संबंधों में, माता पिता के संबंधों में, भाई बहनों के संबंध में, भाई भाई के संबंधों में एक विशेष प्रकार का जो अलग से भावनात्मक जो गठजोड़ होता है, उस भावनात्मक संबंध को, उस भावनात्मक गठजोड़ को केवल उस संस्कृति के अंतर्गत अनुभव के आधार पर ही समझा जा सकता है, न कि खुली आंखों से देखकर। तो हमें यह समझना चाहिए कि दुर्खिम कहना ये चाहते थे कि अलग अलग समाजों में चूंकि अलग अलग सामाजिक तथ्य होते हैं, कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके होते हैं, इसलिए हमें सामाजिक तथ्यों को भी उसी आधार पर समझना चाहिए। एक ही प्रकार की वस्तु मानकर, उसको एक ही प्रकार के थियरी को पकड़कर, एक ही प्रकार के सिद्धांत को पकड़कर हम न चलें। ये एक्चुअली वो कहना चाहते थे। दूसरी बात कह रहे हैं कि सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन करना पड़ेगा, यानी कि हमारे दिमाग में जो पहले से बात घुसी हुई है उसका उन्मूलन करना अनिवार्य है, जिसको हम पूर्वाग्रह कह सकते हैं, पूर्व मान्यता, पूर्वग्रह।
हम पहले से ही सोच कर बैठे कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति के हिसाब से उसको नापने का प्रयास किया। ये हमेशा सही नहीं हो सकता। ये कई बार बहुत बड़ी गलती, भयंकर गलती के रूप में हमें देखने को मिल सकती है। भारत के संदर्भ में अक्सर मैं क्लास में मैंने ये उदाहरण दिए, आप लोग तो मुझे क्या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से सुनते आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं हिंदू विवाह के संदर्भ में और मुस्लिम विवाह के बारे में, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी आता है, तो मुस्लिम विवाह में सगे भाई बहन को छोड़कर बाकी भाई बहन आपस में शादी करते हैं और उनका वो प्राथमिकता उन्हीं को देते हैं। और हिंदुओं में निकट संबंधियों में विवाह संबंध नहीं होते हैं, एक्ट में भी है। हम अगर ये कहें कि साहब वो गलत काम करते हैं, तो हमें मूल रूप से उनकी संस्कृति के आधार को और संस्कृति के तरीके को समझना पड़ेगा। और उसके पश्चात हो सकता है उसके कुछ वैज्ञानिक दुष्परिणाम हो या कुछ और भी हो, कई लोग इसका उदाहरण भी देते हैं, लेकिन उसके पीछे की मूल संस्कृति को हमें समझना पड़ेगा। केवल ये कह देना कि साहब ये गलत है, वो ठीक नहीं है। चाहे वो बाहरी संस्कृति के रूप में आए थे, आक्रमणकारी के रूप में आए थे, या और अन्य कोई कारण की वजह से आए थे, या क्या उनकी संस्कृति के बीच में मूल था, रक्त शुद्धता की उनकी अपनी एक अवधारणा थी जिसके बारे में वो मानते थे, उसको बहुत शिद्दत से उसको मानते थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको मानते थे। तो कई बातें ऐसी हो सकती है, हमें उसको समझना पड़ेगा। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की बात भी हो सकती है, आपस में एकता की, भाई भाइयों में एकता रहे, सगे भाई तो एक हो ही जाते, सगे भाइयों के बच्चों की शादियाँ होती हैं। तो इस एकता और संपत्ति के बंटवारा और बहुत सी बातें ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से धीरे धीरे जाकर ये परंपरा विकसित हुई होगी, एक नई परंपरा के उन्होंने तैयार किया होगा। वो उनकी परिस्थितियों के आधार पर कार्य हुआ। हम अलग परिस्थितियों में रहते थे, हमारे यहाँ पर अलग तरीके से काम हुआ। परिवार का हमारा स्वरूप अलग है, उनका स्वरूप अलग था। हालांकि इतने सालों से रहते रहते, कई सौ सालों से साथ रहते रहते बहुत सी बातें घुल मिल सी गई है। तथापि हमें अपनी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन करने के पश्चात ही अध्ययन करना चाहिए सामाजिक तथ्यों का, वरना हम सही रूप में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। और जो वस्तुनिष्ठता की हमने बात की थी सेकेंड ईयर में, हमने जो वस्तुनिष्ठता पढ़ी थी कि जो जैसा है उसको उसके हिसाब से देखा जाए, तभी हमारा अध्ययन जो है मूल रूप से सही हो पाएगा। तो इस बात को हमें यहां पर समझना पड़ेगा। तीसरा है विषय वस्तु की परिभाषा। सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें उसको परिभाषित करना पड़ेगा कि हम मूल रूप से कौन सा सामाजिक तथ्य किस रूप में हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसका हमारा भावार्थ क्या है। क्योंकि जब तक परिभाषाएं स्पष्ट नहीं होगी, परिभाषा करती क्या है? परिभाषा किसी भी विषय के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी जानकारी, किसी भी चीज के बारे में सीमित शब्दों में उसकी विशेषताओं को समेटकर समझाने का प्रयास करती है। उसकी मूलभूत जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, उसकी विशेषताएं हैं, उनको लेकर उसको स्पष्ट करने का प्रयास करती है। तो इसलिए उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, ये सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज को पहले परिभाषित, जब हम अनुसंधान करते हैं तो क्या अनुसंधान कर रहे हैं और क्यों अनुसंधान कर रहे हैं और वो किस चीज पे अनुसंधान कर रहे हैं, उसको बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना बहुत अनिवार्य है। जो अनिवार्य, ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति उसको एक ही रूप में लग रहा हूं, उसको सही रूप में परिभाषित नहीं करके, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालेगा। जैसे भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ जो अधिकांश लिखे हुए, उसमें कहानियां और इस तरह से हर बात को कही गई है। अब हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालता है, तो कई बार वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो उसको समझने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। और अंतिम बात है व्यक्तिगत तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता, यानी कि हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से तथ्य जो हैं, यानी कि कार्य करने, सोचना, अनुभव करने के तरह के व्यक्तिक हैं और कौन से सामाजिक हैं। अब यहाँ पर आप ये ना सोचें कि सब व्यक्तिगत तथ्य तो हो ही कैसे सकते हैं, समाज की आज्ञा के बगैर या समाज की स्वीकृति के बगैर कभी व्यक्ति कैसे कोई काम कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बहुत से ऐसे कार्य करने के तरीके होते हैं जो समाज में मान्यता प्रदान उनको विषय तो वैसे तो नहीं होती है, लेकिन छोटे मोटे कार्य में चूंकि उससे सामाजिक कोई बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान नहीं होता है या कोई सामाजिक सरोकार उसमें नहीं होता है, तो लोग छोटा मोटा काम अपने हिसाब से उसमें कुछ अमेंडमेंट कर देते हैं या कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए, जैसे मान लीजिए हिंदू विवाह की बात करें हम, हिंदू विवाह में सबकी एक ही बड़े मोटे तौर पर देखा जाए तो सभी में वैदिक रीति रिवाज से विवाह होता है, अग्निचार और समक्ष फेरे होते हैं, पंडित होता है, वैदिक मंत्रोच्चार होता है, सारी बातें होती हैं। लेकिन छोटे छोटे जो दूसरे
संस्कार जो उसमें लिए जाते हैं, वो समाज के साथ में, परिवार के साथ में, समाज यानी कि एक समाज, जाति के आधार पर, उसके आधार पर अगर आप देखें तो जाटों में थोड़ी अलग परंपराएं होगी, राजपूतों में अलग होगी, ब्राह्मणों में अलग होगी, और दूसरे कोई है हिंदू तो उनमें अलग होगी। हमें इनको समझना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं जो वैयक्तिक हो सकते हैं और कुछ जो होते हैं वो सामाजिक तथ्य होते हैं, पूरी तरह से पूरे समाज में लागू होते हैं। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। उसी आधार पर हमें व्यक्तिगत तथ्यों और सामाजिक तथ्यों की पृथकता का ध्यान रखते हुए उसका अध्ययन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये 4 बिंदु ऐसे हैं जिनके आधार पर हम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम को समझने का प्रयास कर सकते हैं, और किसी अन्य समाज में अगर हम जाएं तो वहाँ पर हम उसको अध्ययन करने में हम एक वैज्ञानिक तौर पर, सामाजिक वैज्ञानिक के तौर पर हमें आसानी हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम इस टॉपिक को आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।